एक सेकंड। अब तो हमें बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना अब जो भी हो सोना बन के। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बालक, रुक जाओ। सो दादाजी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, राइट। मेरे पॉलिटी पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके, नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना लेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक जो मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर, दैट टॉपिक विल बी हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर। और हम इसी ऑर्डर में भाइयों पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं तो गवर्नर वहीं पर अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, बिकॉज उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा आप वहीं पर जान जाओगे। तो ये हम कल गाएंगे कि नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? एब्सोल्युटली क्लियर है? मेरी वॉइस क्या क्लियर है? इट इज क्लियर। अच्छा, अभी ठीक है। अभी ठीक है भाइयों? अरे वो मैं दूसरा माइक यूज कर रहा था, चलो ठीक है। सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, राइट। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में क्या है आपका, राइट, कि एक सेकंड, ये जरा इनको इनकी लाइट जला दो बाहर। जल रही है ना? रहने दो बस। चलो भाइयों, सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अपना पॉलिटी, ठीक है। एंड पॉलिटी में एक चीज है कि पहले बात तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम टारगेट कर रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम भाइयों टारगेट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं सीडीएस की, तो भले हाल फिलहाल में यार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले हैं, लेकिन अगेन किसी भी एग्जाम में किसी भी साइकिल में ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े आराम से एक्सीड कर सकते हैं आपके 15 के आसपास, 15 क्वेश्चंस, बिकॉज वो रहा है। और सेम फॉर योर एनडीए ऑल्सो, एनडीए में भी आपको पॉलिटी से इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं। हाँ ये है कि लास्ट कुछ टाइम से जो वेटेज है पॉलिटी का वो डाउन किया है उन्होंने, लेकिन पॉलिटी ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है, राइट। पॉलिटी जैसा खूबसूरत सब्जेक्ट जो भी हमारा है, उसमें ऐसा कभी नहीं होने वाला कि कोई भी चीज आप पढ़ोगे और आपको बोरिंग लगेगा, और कोई भी चीज आप पढ़ोगे और आपको जीवन में कभी काम न दे, ठीक है। तो मैं आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा प्रेसिडेंट से। और जब मैं प्रेसिडेंट आपको पढ़ाऊंगा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं प्रेसिडेंट, बिकॉज जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर दादाजी का मेंशन जरूर मिलेगा। प्रेसिडेंट को भाइयों अब हम लोग दादाजी बोलेंगे आज से, ठीक है। दादाजी का मेंशन अपने जरूर मिलने वाला है, इसके बाद कोई भी चीज आपकी होगी, राइट। बट इसके पहले क्या है ना, बहुत बच्चों में एक बड़ा डाउट होता है कि सर हम लोग रट लेते हैं मेजोरिटीज क्या होती, कोई भी बिल को पास करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें मेजोरिटी चाहिए होती है। तो जरा मैं आपको एक काम करता हूं, एक बार मैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ा देता हूं कि हमारे मेजोरिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पॉलिटी का बेसिक, देखो मेजोरिटी का मतलब भाइयों क्या होता है। मान लो कहीं पर हम 100 लोग इकट्ठा हुए, ओके, हम 100 लोग कहीं पर इकट्ठा हुए हैं, तो उसमें से मैं पूछूं कि आज पढ़ना है, आज पढ़ाई करना है या पढ़ाई नहीं करना। मान लो 51 लोगों ने बोला कि पढ़ाई करना है और 49 ने बोला पढ़ाई नहीं करना, तो उस दिन पढ़ाई होगी, राइट। इसको बोलते हैं मेजोरिटी, नॉर्मल मेजोरिटी हम इसी को बोलते हैं। अब इस मेजोरिटी के हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स हमारे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि वो टर्म्स हमारे कौन से, राइट। सो पहली बात तो कि अगर आप 100 में से 50 लोग 52 लोग 51 लोग किसी के फेवर में हो, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। हाँ अगर 50-50 का खेल है, उसको हम लोग बोलते हैं डेडलॉक, कि भाई यहां पर डेडलॉक हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है
कि जब मैं आपको दादाजी पढ़ा रहा हूं तो हमारा फोकस शुड बी ऑन दादाजी ओनली, बिकॉज यहां पर बहुत सारे टर्म्स मैं मेंशन करूंगा, मैं इमरजेंसी मेंशन करूंगा, मैं और भी टर्म्स मेंशन करूंगा जो बाद में जाकर हम लोग पढ़ते हैं, राइट, जिनका मेंशन अपने को बाद में मिलेगा, अभी नहीं। इसलिए धैर्य रखना बस पॉलिटी में। बाकी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको भाई पॉलिटी की नोट्स भी नहीं बनाओगे, केवल जितना मैं लिख रहा हूं पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे, या मैं जो नोट्स आपको दे दूंगा दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन क्लास बढ़िया से देखना, कहानी की तरह सुनना आप बढ़िया से। तो पहले चलो मैं मेजोरिटी की बात करता हूं कि आपने पहले नॉर्मली देखा कि मेजोरिटी का मतलब होता है कि यार मैक्सिमम लोग किसी के फेवर में हो, या मोर देन 50% किसी के फेवर में होते हैं, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। अब मेजोरिटी की पहली टाइप हमारी होती है सिंपल मेजोरिटी। जैसे हम लोग ग्रुप में पोल वगैरह करते हैं ना, तो वो सारे निर्णय हमारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं कि भाई आज क्लास करनी है, आप बोलोगे करनी है तो करते हैं हम लोग, राइट। बोलोगे नहीं करनी तो नहीं करते हम लोग। ठीक है। तो वो सारे निर्णय हमारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सिंपल मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी इज जब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर, 50% या मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर का 50% से ज्यादा मेंबर्स, जो लोग आए हैं, आए हुए मेंबर्स का 50% से ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी को हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। मुझे पता है कुछ लोग के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं सारी मेजोरिटीज का, फिर मैं आपको एक मस्त एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहली वी हैव सिंपल मेजोरिटी, दूसरी वी हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी भाइयों क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमारी ये होती है कि जहां पर मोर देन 50% ऑफ द, जहां पर आप टोटल स्ट्रेंथ को देखते हो, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सो भाइयों टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा मेजोरिटी हमारी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, नंबर थ्री वी हैव इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? भाइयों इफेक्टिव मेजोरिटी आपकी ये होती है हमारी कि आपकी मेजोरिटी होगी यानी 50% से ज्यादा ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसको हम बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स भी बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स भी हम इसको बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स का मतलब क्या है? कि उस टाइम पर जितने मेंबर मौजूद हैं उनकी मेजोरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल मेंबरशिप में से, टोटल मेंबर्स में से जो भी आपकी वैकेंट सीट हैं उनको मैं घटा दूं, और उसके बाद जो भी नंबर आए उसकी मेजोरिटी को हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। और लास्ट में भाइयों वी हैव स्पेशल मेजोरिटी। लास्ट में वी हैव स्पेशल मेजोरिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज स्पेशल मेजोरिटी? तो भाइयों स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है समझते हैं। स्पेशल मेजोरिटी इज आपकी हमारी, अगेन स्पेशल मेजोरिटी के बारे में ध्यान रखना कि स्पेशल मेजोरिटी हमारी दो तीन प्रकार की हो सकती है। ओके, स्पेशल मेजोरिटी हमारी हो सकती है दो तीन प्रकार की। एक होती है जिसमें आपको संविधान को अमेंड करना होता है, जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन होती है। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी जहां पर अमेंडमेंट आप कर रहे हैं, साथ में कुछ राज्यों की परमिशन भी आपको लेनी होती है, कम से कम आधे राज्यों की परमिशन भी आपको लेनी होगी, उसको हम बोलते हैं कि आपको कंसेंट चाहिए। एक तीसरी हमारी होती है, राइट, जहां पर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हो। जैसे आप इंपीचमेंट कर रहे हो तो वहां पर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, उनकी मेजोरिटी आपको चाहिए होती, राइट। तो ये ध्यान रखना। और कभी कभी एक और होती है कि टोटल मेंबरशिप की ही 2/3 चाहिए होती है आपकी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की नहीं, बल्कि टोटल की, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल मेजोरिटी के टाइप्स हैं। अब मैं इसको एक काम करता हूं, लिख देता हूं, ध्यान से नोट कर लेना। तो स्पेशल मेजोरिटी का पहले बात तो, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ध्यान सुनना, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब 50% से ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होती है, दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है। 2/3 मेजोरिटी
ऑफ उनका जो मेंबर हमारे आए हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहां पर दो चीज आपको चाहिए होती कि आपको पहले बात तो 50% से ज्यादा लोग आए हों, साथ में जितने लोग वोट कर रहे हो उसके 2/3 लोग, 2/3 लोग आपके फेवर में होने चाहिए। यह है आपकी दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी में भाइयों आपका आगे, ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, से अभी रहने दो, ठीक है, अभी के लिए कंफ्यूज हो जाओगे आप, अभी के लिए रहने दो। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार से हम अमेंड करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ना समझ लेते हैं, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड मैं यहां पर क्या आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि लोकसभा में, भाइयों अभी के लिए इमेजिन कर लो कि एक लोकसभा नाम का हाउस है, लोकसभा में इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल 400 मेंबर्स, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो 400 स्ट्रेंथ है हमारे, या ऐसा मान लो कि किसी रोज 400 लोग आए हैं, राइट। अगर मान लो 400 लोग प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट, 400 मेंबर मान लो आपके प्रेजेंट हैं किसी दिन लोकसभा में, राइट। अब अगर आपको कोई चीज सिंपल मेजोरिटी से पास करनी है, मान लो 400 लोग वोट कर रहे हैं, तो आपको 201 चाहिए बस। ये होता है सिंपल मेजोरिटी, की मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। जितने प्रेजेंट हैं वोटिंग है उनकी हमको मेजोरिटी चाहिए होती है, दैट्स इट। ये होती है सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट में क्या अंतर है दोस्तों, आइए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे आपकी, जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ हमारी फॉर एग्जांपल 545 है, करंट में 543 है वैसे तो, ठीक है। तो 543 अगर है तो इसके लिए हमें कम से कम 272 से ज्यादा सीट चाहिए होती है सरकार बनाने के, 50% से एक ज्यादा। ये होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी हमारी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी हमारी होती है, जैसे मान लो कि टोटल 545 सीट हैं फॉर एग्जांपल, या 543 मान लो, इतनी सीट है। अब इसमें से 10 सीट वैकेंट है। अब आप बोलोगे भैया वैकेंट कहां है? 10 सीट वैकेंट कहां से हो गई? कुछ जगह पर चुनाव नहीं हो पाया मान लो, कुछ जगह पर बीच चुनाव में गड़बड़ी हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। तो 543 सीट थी जिसमें से 10 सीट वैकेंट हैं, तो आप इन वैकेंट सीट को घटा दोगे और फिर जो नंबर आएगा उसकी जो मेजोरिटी होगी, और इसकी मेजोरिटी होगी तुम्हारी लगभग कितनी, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 7 14 लगभग इसी के आसपास। ये होगी आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो कितना आसान है ये समझना। बाकी स्पेशल को अभी साइड रख दो, बिकॉज स्पेशल में आपको अलग अलग केस में पढ़ाऊंगा। स्पेशल मेजोरिटी हमारी थोड़ी अलग होती है, राइट। अलग अलग केस में हम अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी यूज करते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, सिंपल मेजोरिटी सबसे आसान है। सिंपल मेजोरिटी में ये होता है जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी, मान लो किसी दिन लोकसभा में 400 लोग वोट कर रहे हैं, मान लो 300 लोग वोट कर रहे हैं, तो 300 का 50% से एक ज्यादा होता है 150 से एक ज्यादा, 151, वो होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये होती है कि आपकी टोटल स्ट्रेंथ की जो मेजोरिटी होती है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ में से जो भी हमारी वैकेंट सीट है उनको माइनस कर दो। वैकेंट कहां? पीओके वाली खाली है अभी, पीओके की सीट खाली है ना हमारी अभी, राइट। ये हमारी होती, अच्छे से क्लियर है? हाँ जी, पॉलिटी और सिविक्स सेम होते हैं बिल्कुल। शेफाली जी, इस बार संडे को 26 जनवरी है ना, आप लोग परेड देखोगे, इसलिए फुल टेस्ट रखा है सैटरडे को, ठीक है। एब्सोल्यूट और सिंपल सेम कैसे हो जाएंगे? एब्सोल्यूट में आपको टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी देखना है ना, सिंपल में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी मेजोरिटी देखना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा बहुत बेसिक चीज थी जो मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे दादाजी से,
कि दादाजी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर एक और चीज सीख लो, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, एक हमारा लेजिस्लेचर होता है। आप लोगों ने कई बार डिबेट में सुना होगा, है ना, टीवी डिबेट में आप लोग सुनते होंगे कि भाइयों ये हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ये हमारे लेजिस्लेचर हैं, स्तंभ हमारे, राइट, हमारे स्तंभ। ठीक है, तो आपका एक होता है लेजिस्लेचर। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ो, जो लोग पॉलिटी में बहुत नए हैं ना, उनको इतना मजा आएगा ना, क्योंकि यहां पर दिमाग लगाना नहीं है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और आपकी जुडिशरी होती है, जुडिशरी। तो ये हमारे स्तंभ हैं, किसके, ये हमारे स्तंभ हैं, हमारे पॉलिटिक्स के, हमारे डेमोक्रेसी के। और चौथा स्तंभ कौन है, प्रेस, मीडिया, जो जिसका क्या हाल है आपको पता है है ना। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये क्या होते हैं, बेसिक भाषा में समझ लो। एग्जीक्यूटिव का काम होता है सरकार चलाना, रूल्स को इंप्लीमेंट कराना, रूल्स इंप्लीमेंट कराना, इंप्लीमेंट कराना, रूल्स को इंप्लीमेंट कराना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर का काम होता है रूल बनाना, रूल बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। और जुडिशरी का काम होता है चेक करना, जुडिशरी का काम होता है चेक करना कि जो भी रूल बनाया गया है या जो भी रूल इन्फोर्स किया गया है, क्या वो लॉ के हिसाब से है या नहीं। उसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये काम जुडिशरी करती है आपकी। तो हमारा बड़ा खूबसूरती से हमारा डिजाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट से जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, राइट, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। वहां पर एक चीज इंश्योर किया गया है कि मिनिमल, मिनिमल आपका हमारा आपस में बातचीत हो इन तीनों के बीच में। ठीक है, कैसे, अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में भैया साठगांठ हो जाएगी फिर दिक्कत है ना। अब रियलिटी क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपको खुद ही पता है ना। लेकिन जज साहब, तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम ये उम्मीद करेंगे ना कि वो जज साहब हैं, तो वो निर्णय उसके खिलाफ देंगे, या जो भी सच्चाई होगी वो ऐसे करेंगे वो। ठीक है, तो ऐसा हमारा खूबसूरती रखी गई है हमारे संविधान में या उसमें कि भाई आपस में एक दूसरे को हम कम इन्फ्लुएंस करें या बिल्कुल जीरो इन्फ्लुएंस करें, जिससे तीनों अपने अलग अलग काम कर पाए। सो लेजिस्लेचर कभी अगर आपको सुनाई दे तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो रूल बनाता है। अब रूल कौन बनाता है, हमारे देश में रूल बनाने का काम किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इवन प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही राज्यों में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे आगे जाके। सो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट। इनका काम क्या है, इनका काम है रूल बनाना, ये लोग रूल बनाने का काम करता है। ठीक है, ये रूल आपके बनाएंगे। वहीं पर रूल को इन्फोर्स करना किसका काम है, रूल को भाइयों इन्फोर्स करना ये काम किसका है, ये काम आपके होता है सरकार का, जिसमें आपके पीएम आ गए, सीएम आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, है ना, गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रूल को इन्फोर्स करती है, और लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल बनाता है। और जुडिशरी क्या करती है, चेक करती है कि यार जो रूल बना था क्या वो फॉलो हो रहा है, सजा देती है आपकी जुडिशरी। इतनी सी कहानी। फिर हमारे सीडीएस में भी एक सवाल आया है, एनडीए में भी आया है। ऐसा सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, इनमें से कौन है हमारा जो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं, लेजिस्लेचर का पार्ट इनमें से कौन एक है जो हमारा नहीं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पीएम ओनली, सीएम ओनली,
तीसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बोथ पीएम एंड सीएम। चलो, पोल में टिक करिएगा और कहीं मत करिएगा। पहले भी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर? भाइयों, लेजिस्लेचर का पार्ट कौन नहीं है? मैंने आपको बोला कि लेजिस्लेचर का पार्ट कौन होता है? जो रूल बनाते हैं ना, जिसमें आपका हो गया पार्लियामेंट, ठीक, जिसमें आपके प्रेसिडेंट साहब भी हो गए। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। गवर्नर साहब भी पार्ट होते हैं आपके लेजिस्लेचर के। स्टेट की असेंबली भी हमारी पार्ट होती है। स्टेट में आपकी असेंबलीज भी होती है ना, जैसे जो बनते हैं आपके ना एमएलए, चाचा विधायक हैं। चाचा जी विधायक होते हैं। विधायक कहाँ होते हैं? राज्य की असेंबली में। सो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट असेंबलीज, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे आपके लेजिस्लेचर के पार्ट। लेकिन जो पीएम और सीएम होते हैं ना, ये दोनों एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ये ध्यान रखना, पीएम और सीएम पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और गवर्नर साहब हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये हमारे दोनों के पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी और लेजिस्लेचर के भी। बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो, इसका आंसर था हमारा। पूछा गया था कौन पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, तो पीएम और सीएम एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते। ओके भाई, तो ये थोड़ा बेस मैं आपका बना रहा था, बिकॉज ये भी गड़बड़ रहा होगा आपका। ठीक है, आ जाओ। तो गवर्नर और पीएम, सॉरी, गवर्नर और प्रेसिडेंट को हम लोग साथ में लेकर पढ़ने वाले हैं यहां पर। बाकी जो बेसिक है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक का मतलब ये होता है कि मैं आपको पॉलिटी कैसे पढ़ाऊंगा। मैं आपको पॉलिटी ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं तो आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी गवर्नर में। गवर्नर में आपको सिमिलर सिमिलर चीज देखने को मिलने वाली। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएम, तो आपको सीएम में सेम चीज देखने को मिलेगी। जब मैं आपको पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, तो आपको स्टेट असेंबली में क्या होता है, वो सेम चीज देखने को मिलेगी। स्टेट असेंबली वाली चीजें भी आपको सेम यहां पर देखने को मिलने वाली। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग इस ऑर्डर में पढ़ने वाले। पढ़ोगे आप हर एक चीज जो एग्जाम में आएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि नॉर्मल किताब की तरह नहीं पढ़ना कि किताब खोल लिया बस पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, तरीके से पढ़ना। आ जाओ। तो दादाजी हम बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को अपने, और ताऊ जी बोलेंगे गवर्नर साहब को। शुरू करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जैसे हमारा एक संविधान है, वी ऑल नो, जैसे रूल बुक होता है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या ये हर देश में है? क्या नहीं, राइट, नॉट एवरी कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट एवरी कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। और कुछ के पास है ओरली वो पढ़ते हैं, कुछ के पास रिटन में है। भारत एक ऐसा आपका देश है जिसके पास लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान जो है सबसे लेंदीएस्ट है। ये क्या लिख दिया मैंने? लेंदी की स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने? LENGHTHY होगा क्या?
सही लिखा है क्या? अभी भी गलत लिखा है? अभी सही लिखा है क्या? मैंने एच पहले लिख दिया क्या, उसमें टी भूल गया था क्या? ठीक है। हम्म। लेकिन पीएम इज मेंबर ऑफ लोकसभा। रोहित जी, मेंबर से मतलब नहीं है, पार्ट का मतलब होता है। तुम्हारे लेजिस्लेचर का पार्ट कौन होता है? अथॉरिटी कौन है? तुम एडमिशन लिए हो सीरियस जर्नी में, बट यू आर नॉट मेंबर ऑफ सीरियस जर्नी ना, यू आर स्टूडेंट, राइट? भले आप लोग मिलकर ही बताओगे मुझे कि भाई रूल ये बनेगा वो बनेगा, हम लोग मिलकर ही डिसाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टिल, ठीक है। तो भले पीएम सीएम एंड सारे आपके हाउस के अंदर बैठते हैं, लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन, लेजिस्लेचर का पार्ट कौन, ठीक है। ऑब्वियसली रूल बनाएंगे सरकार ही बनाती है, रूल बनाने का काम भी सरकार का ही होता है, लेकिन वो कहाँ, ऐसा नहीं कि कहीं बना देंगे, वो पार्लियामेंट के अंदर बनाएंगे। तो पार्लियामेंट को हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज आर लेजिस्लेचर। ओके, ध्यान रखना। चलो, तो भाइयों क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। अगेन, सारे आर्टिकल याद नहीं करने, परेशान मत हो। वंस वी आर डन विथ पॉलिटी ना, एक बार जब हम पॉलिटी खत्म कर चुके होंगे और हम रिलेट कर चुके होंगे ना पूरा, देन कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और अभी कुछ दिन में एक टाइम हम लोग डिसाइड कर देंगे जहां पर ग्रुप में, चैट में हम लोग रिलेट किया करेंगे, और एक टाइम होगा जिस टाइम पे आप मुझे अपना टारगेट जो भी है उस दिन का प्रेपोमीटर दिखाओगे कि हाँ आज फिल किया है, आज इतना खत्म किया है, आज हुआ नहीं हुआ। और ऑनेस्ट हो जाओ, किसी को इंप्रेस नहीं करना, ना मुझे तुम्हें इंप्रेस करना है, ना तुम्हें मुझको करना है अब, ठीक है। वी बोथ नो कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं। नाम तुम्हारा आना चाहिए, बस करो। तो अभी दुनिया की बातें छोड़ दो, पढ़ाई। तो रिवीजन पर प्लीज ध्यान दे दो, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो उसको देखो। चलो, तो ये आर्टिकल्स अभी मत देखो, अपने आप आपको याद हो जाएगा, राइट। तो आर्टिकल हमारा, कई सारे आर्टिकल्स हमारे हैं, कई सारे हमारे पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3 4 करके ऐसे आपके हम पार्ट्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम बेसिक्स देख लेंगे, बट अभी के लिए हमारा फोकस है पार्ट 5 में अपने को मेंशन मिलता है दादाजी का। सो हमारे दादाजी का मेंशन हमें मिलता है कहां पर, पार्ट 5, राइट। पार्ट 5 में दादाजी का, दादाजी के बारे में अपने को जानने को मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, राइट। मैं कुछ पार्ट आपको लिख दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए। जैसे पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं अबाउट दादाजी, सॉरी, पार्ट 1 में हम जानते हैं देश के बारे में, यूनियन एंड इट्स इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक। ये पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3, पार्ट 3 में भाइयों हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 4, पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में। आगे सब मिलेगा आपको, परेशान मत हो अभी। तो ये सारे पार्ट्स में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये चारों पार्ट को छोड़कर हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 से। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट साहब के बारे में, बिकॉज उनका मेंशन हर जगह मिलेगा। सो आर्टिकल 52 कहता है कि यार देश में दादाजी का होना बड़ा जरूरी है, परिवार में दादाजी नहीं होंगे तो कैसे देश चलेगा भाई, सॉरी, कैसे देश चलेगा। तो यहां पर पहले फैक्ट्स जरा जान लेते हैं। देश के हमारे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, राइट। वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे देश के हमारे पहले राष्ट्रपति, जिनके बारे में हम यहां पढ़ने वाले। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति, इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट, हम कहते हैं दादाजी। ये भारत के पहले नागरिक होते हैं, हेड होते हैं इंडियन स्टेट के। एक और चीज ध्यान रखना, इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे जाकर आर्टिकल 12 की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जहां पर फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग स्टेट वर्ड का मतलब समझते हैं, राइट। स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बातें आपको जानने को मिलेंगी आगे। तो स्टेट का मतलब राज्य तो होता ही है, बट स्टेट का मतलब सिर्फ यार वो होता है, ऐसा बंदा, ऐसी बॉडी जिसके पास पावर हो, ऐसी बॉडी जिसके पास पावर हो,
ऐसी बॉडी जिसके पास क्या हो, जिसके पास पावर हो, पावर मतलब जो पावर में हो, जो सरकार में हो। अब सरकार में होने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। लेकिन उसके अलावा जो आपकी सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकारी बैंक को होती है, मान लो एलआईसी हो गई, एसबीआई हो गई, कोई पीएसयू आपकी हो गई, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, डीयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे स्टेट के अंदर आएंगे। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकारी संस्था जिसके पास पावर हो। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हेड होते हैं इन सभी संस्था या पूरे देश की। तो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन जो पीएम होते हैं, पीएम हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पीएम को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग, और प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। पीएम को हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ डी फैक्टो का नाम देते हैं, डी फैक्टो। और प्रेसिडेंट को हम डी ज्योर कहते हैं। तो ये टर्म भी ध्यान रखना, डिज्योर का मतलब होता है प्रेसिडेंट, डिफैक्टो का मतलब होता है पीएम। डिफैक्टो का मतलब ये होता है कि जो रियल हेड हो। रियल काम आपको पता है देश में हमारे कौन करता है? रियल पावर किसके पास देश में? हमारे दादाजी तो बस भाई कहने के लिए दादाजी के भाई जो मतलब खतरनाक, कोई बात सुनता ही नहीं है। ठीक है। तो रियल चलती है भाई अपने देश में किसकी? चलती है पीएम की या सरकार की। प्रेसिडेंट साहब तो उतना ही करते हैं जितना उनको कहा जाता है। आई एक्ट एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। यूनिटी के, इंटीग्रिटी के, सॉलिडेरिटी के हमारे सिंबल होते हैं। ठीक है। इनको हम डिज्योर भी कहते हैं या नॉमिनल हेड कहते हैं, मतलब नाम के हेड होते हैं। लेकिन इनके बारे में एक खास बात है कि ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के। सारी मेहनत जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें की सारी मेहनत इसी चीज की है कि सुप्रीम कमांडर हम बना पाए अपने दादाजी को। सारी की सारी मेहनत बस इसी एक चीज की है। ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और फकरुद्दीन अली अहमद जी, ये दो वो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी ऑफिस में। ये डाइड इन ऑफिस आपका एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है कि उनके कार्यकाल के टाइम पर उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब जब उनकी मौत हुई तो वो लोग राष्ट्रपति थे। अब क्या होता है जब राष्ट्रपति की मौत हो जाए? तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए जान लो कि मान लो अगर प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो जाए, राइट, तो हमारे पॉलिटिक्स की एक खास बात यह है कि कोई भी शीर्ष पद जो है वो खाली नहीं रहता। क्योंकि देश की बात है ना, राष्ट्रपति के पद पर खालीपन थोड़ी ना रहेगा। तो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हुई, तुरंत जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। मान लो वाइस प्रेसिडेंट साहब ना हो तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। मान लो वो भी ना हो तो जो कोई भी सीनियर मोस्ट मेंबर आपका बन जाता है प्रेसिडेंट। मान लो वो भी ना हो तो अबे कोई तो पैदा हुआ होगा एक दिन पहले कोई सीनियर मोस्ट ही नहीं होगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर भी सवाल आते हैं, तो ये फैक्ट्स भी नोट करना। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी इकलौते हमारे राष्ट्रपति हैं जो कि अनअपोज्ड हुए थे। अनअपोज्ड का मतलब है कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि निर्विरोध होना। निर्विरोध का जैसे गांव में प्रधानी में क्या होता है ना, प्रधानी वगैरह में, तो भाई प्रधानी का मतलब है जो गांव में सरपंच बनते हैं। सब पढ़ोगे आप, गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज कहाँ होती है, उसके बाद हमारे राज्यों में क्या होता है। अभी हम लोग केंद्र से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे तक जाएंगे। तो हैव पेशेंस, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे वो प्रेसिडेंट साहब हैं जो कि अनअपोज्ड हुए थे। आगे अब ये हम जरा देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव के हमारे पार्ट कौन कौन होते हैं। तो देख लो एक बार, प्रेसिडेंट का जो पूरा है वो, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल भी हमारे होते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन मिलता है, अटॉर्नी जनरल का। ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट साहब जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट, उनका मेन काम ही ये होता है, वैसे तो आपको पता ही है। वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास दो ही काम है। एक काम होता है कि जब प्रेसिडेंट साहब मान लो छुट्टी वुट्टी पे चले गए, एब्सेंट हैं, एब्सेंट का मतलब पद पर नहीं है अपने, तो उस टाइम पर कुर्सी पर कौन बैठेंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे। या फिर इनका काम होता है राज्यसभा को चेयर करना। राज्यसभा के ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और बाय डिफॉल्ट के लिए पॉलिटी में एक वर्ड होता है एक्स ऑफिशियो।
एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। ये वही बात हो गई कि आप अगर आपको कोई नौकरी मिल रही है तो उसके साथ में सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के कौन? वाइस प्रेसिडेंट साहब। कि जैसे ही कोई बंदा बनता है वाइस प्रेसिडेंट, तुरंत वो बंदा राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। राइट। तुरंत वो बंदा राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ध्यान रखना। आई। चलो अब पहले हम लोग दादाजी को बनाएंगे और फिर गिराएंगे। सो आर्टिकल 52 में हमने देखा। राइट। आर्टिकल 52, जो मैं आर्टिकल बोलूंगा याद करने को, बस वही याद करना। आर्टिकल 52 में हम मेंशन करते हैं कि दादाजी नाम का कोई पद है हमारे देश में। आर्टिकल 53 में उनकी हम पावर्स पढ़ते हैं, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आर्टिकल 54 है हमारा। राइट। आर्टिकल 54 वो आर्टिकल है जहां पर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राइट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं। अब यहां ध्यान देना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो हमारा होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। राइट। कौन कौन भाइयों पार्टिसिपेट करता है, ये है अपने लिए काम की चीज। आ जाओ देखो। तो एक इलेक्टोरल कॉलेग होता है। इलेक्टोरल कॉलेग का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। यहां पे हम जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी लोगों के पास वोटिंग का राइट है। 18 साल के ऊपर है हम लोग। लेकिन हम में से किसी ने आज तक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाला होगा। राइट। क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। यहां पर जनता को डायरेक्ट वोट नहीं करना होता। जनता इनडायरेक्ट वोट करती है। और वो कैसे करती है? हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं एमपी चुनने के लिए। हम लोग वोट करते हैं एमएलए चुनने के लिए। और फिर वो एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं उसको, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये जरा ध्यान रखना। ठीक है। अब ये कैसे होता है समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये हमारा जो प्रोसेस है, यहां पर ये होता है कि आपका ये हमारा अलग अलग उसमें बांट रखा है हमने। हर राज्य के अलग वोटों की वैल्यू है। ऑल्दो वो पूछता नहीं डिटेल में हमसे एग्जाम में कि वो प्रोसेस कैसे होता है, बस यही पूछता है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं करता। बट जान लो, ठीक है, कि नॉर्मली हमारा जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट साहब का वो कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भाइयों होता है आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से। और ये सीधे लाइन पूछ लेगा आपसे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से चुनाव होता है। इसका मतलब भैया क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे मान लो ये पूरा देश है हमारा। अगर इमेजिन करो ये हमारा देश है पूरा। ठीक है। ये अपना देश है पूरा। अब यहां पर इस पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आपके प्रपोर्शन में आपके वोट्स या एमपीज या एमएलएस। ठीक है। तो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो कि कोई लखनऊ का एमपी है, उसने वोट दिया, तो उसके वोट की वैल्यू हम ये मानते हैं कि लखनऊ की पॉपुलेशन के हिसाब के अकॉर्डिंग होगी। उस हिसाब से रखा गया है। एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्टोरल कॉलेग जो हमारा होता है उसमें कौन कौन होता है, पहला टॉपिक तो ये होता है। दूसरा, ये इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। इसके साथ में आपके पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? सिंगल वोट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल वोट का मतलब एक बंदा एक ही वोट डालेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्हाट इज ट्रांसफरेबल? ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? एक ही आर होगा यहां पर। ठीक है। ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल वोट का मतलब भाइयों ये होता है, जैसे आप, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी खुद की प्रायोरिटी। आपने अगर कभी सीडीएस या एनडीए का फॉर्म भरा होगा तो उसमें प्रायोरिटी मांगते हैं आपसे कि प्रायोरिटी नंबर 1 भैया भरो, एएफए भर दिया आपने। प्रायोरिटी नंबर 2 भरो, आपने आई में भर दिया। प्रायोरिटी नंबर 3 भरो, आपने ब्लैंक छोड़ दिया। प्रायोरिटी नंबर 4 आपने ओटीए भर दिया। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको एएफए नहीं मिला तो आप कंसीडर किए जाओगे ओटीए के लिए। राइट। आपका अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ एएफए का,
आईएमए का हो गया तो आपको उसकी एसएसबी आएगी। आपने वो एसएसबी मिस कर दी तो आपको ओटीए की एसएसबी मिलेगी। एसएसबी एक ही मिलेगी, लेकिन दोनों में से अगर आपने कोई एक मिस कर दी है, अगर ओटीए की मिस कर दी है तो आईएमए नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने आईएमए की मिस कर दी है और कट ऑफ ओटीए का भी क्लियर था तो ओटीए की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफर हुआ ना एसएसबी का। सिमिलरली क्या होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में, आपको सीधे वोट नहीं करना होता कि भाई मेरा वोट इसको गया, उसका वोट इसको गया, इसका वोट उसको गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता। वहां पर आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी होती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन, मेरी सेकंड प्रायोरिटी कौन, मेरी थर्ड प्रायोरिटी कौन, मेरी फोर्थ प्रायोरिटी कौन, ऐसे करके। ठीक है, इसीलिए प्रायोरिटी में होता है और वहां पर वो चीज ट्रांसफरेबल होती है कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला बंदा नहीं जीत रहा है तो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले बंदे के वोट सेकंड को ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड करते करते सो ऑन, जब तक एक विनर हमें नहीं मिलता। तो वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, बस आपसे यही पूछेगा अपने एग्जाम में कि इलेक्शन होता कैसे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तरीका है दादाजी के चुनाव का। ठीक, अब चुनाव में वोट कौन डालता है ये लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो। पहली बात ध्यान रखना, चुनाव में वोट खाली डालेंगे वो लोग जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं। सो इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के और राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर हमारे असेंबलीज के, इलेक्टेड मेंबर हमारे दिल्ली असेंबली के, कुछ यूटी में भी असेंबली है ना, दिल्ली में, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में बन गई ना, अभी चुनाव देखो हो गया जम्मू कश्मीर में, राइट। तो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, यहां के इलेक्टेड मेंबर्स हमारे, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबली बाकी राज्यों के इलेक्टेड मेंबर, और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड लोग, ये वो लोग हैं जो भाइयों अपना आते हैं और चुनाव डाल, वे वोट डालते हैं। चुनाव कराता कौन है? प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराएगा? प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी हमारे कराएंगे। अब यहां पर एक चैलेंज क्या होता है कि भाई यार वोट कैसे बांटे। आपने कभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी पार्टीज परेशान होती हैं कि भाई हम यूपी जीत जाएं, हम महाराष्ट्र जीत जाएं, बिहार जीत जाएं, क्यों? क्योंकि जो आपके एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आओ दिखाता हूं मैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन से राज्य हैं जहां के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। जिस जिस राज्य में काउंसिल होगी, 6 राज्य आपके ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर तो नहीं है अभी ये, ठीक है, इट इज नॉट जम्मू कश्मीर नाउ। आपके हमारे आंध्रा, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और यूपी, ये 6 राज्य हैं जहां पर आपको काउंसिल भी मिलती है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब होता है कि असेंबली तो होती है बट एक एक्स्ट्रा हाउस भी होता है यहां पर, एक एक्स्ट्रा काउंसिल भी आपको यहां पर मिलती है, दो दो हाउस होता है, इसी को बोलते हैं बाई कैमरल। तो यहां पे दोनों हाउस के इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, बाई मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देख लो। आई, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे फॉर्मूला जो होता है आपके इसका, एमपी और एमएलए जी के वोट का जो फॉर्मूला होता है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू का फॉर्मूला आपका ये है। देखने में टफ लग रहा है एकदम लल्लू लाल। एक एमपी के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला ये है जो कि फिक्स्ड होता है। एक स्टेट, ये आपको बता रहा है कि एक स्टेट की वैल्यू क्या होगी, बट ये दोनों फॉर्मूले प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, एक एमपी के वोट की वैल्यू और एक एमएलए की वोट की वैल्यू, दोनों चीजें भाइयों अपने को ध्यान रखना है, ये और ये। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे ये डिसाइड होता है। लोग यूपी जीतने में परेशान क्यों होते हैं? अगर मैं यूपी की पॉपुलेशन ले लेता हूं 20 करोड़, चलो हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 20 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। तो पॉपुलेशन को हमको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। 403 होते हैं यूपी में, मैं 400 ले ले रहा हूं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। इंटू 1/1000, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20, डबल जीरो, खत्म।
इसका मतलब यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 500 है। खत्म। कितना आसान। तो आपको समझ में आया कि जो एमएलए की वोट की वैल्यू है, हमारे एमएलए का मतलब होता है जो राज्यों में आपके होते हैं विधायक, जिनको हिंदी आती है, विधायक को एमएलए बोलते हैं, सांसद को एमपी बोलते हैं। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो एमएलए की वोट की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो हर राज्य की अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर राज्य की पॉपुलेशन जो है वो अलग होगी, है ना भाई? हर राज्य की पॉपुलेशन हमारी अलग है, इसीलिए हर राज्य की एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी। इसका मतलब जो राज्य बड़े हैं, राइट, वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो राज्य जो छोटे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पार्टीज परेशान होती हैं कि कैसे हम बड़े राज्यों को जीते हैं, जिससे कि जब हमारा चुनाव हो प्रेसिडेंट का तो उनको आसानी हो। तो ऐसे साइड में ना पॉइंट करके लिख लेना, राइट। एग्जाम में आपको ऐसे देगा कि क्या एमएलए की वोट की वैल्यू सेम होती है क्या? नहीं। सो एमएलएज वोट्स वैल्यू इज नॉट सेम फॉर स्टेट्स। अलग अलग राज्यों के एमएलए की वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन जो एमपी के वोट की वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है। कैसे भैया? फॉर्मूला ही देख लो आप। यहां पर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये भी नंबर एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू, दोनों ही आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, और ये सीधा फॉर्मूला एग्जाम में आया हुआ है हमारे कई बार। तो भाइयों ये सीधा फॉर्मूला अपने से एग्जाम में पूछता है। तो जरा मैं समराइज कर दूं, बहुत बेहतरीन चीज आपने अभी सीखी है यहां पर। बहुत सिंपल समझना, ठीक है? कि भाई दादाजी कौन होते हैं आपने देखा, पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दादाजी को चुनाव होता कैसे है। पेपर में खाली ये पूछ लेगा कि चुनाव कैसे होता है। चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है? अगर मैं आपको हिंट देना चाहूं, जो हमारा नॉर्मल चुनाव होता है एमपी का एमएलए का, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है जिसको ज्यादा वोट मिला है वो जीत जाएगा, भले एक वोट से जीते, दो से जीते, तीन से जीते। लेकिन यहां प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट में मेजोरिटी का आंकड़ा आपको पार करना होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो हमारे लोकसभा का या स्टेट का चुनाव होता है, वो चुनाव कैसे होता है? वो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इससे होता है। ध्यान रखिए, ठीक है? लेकिन जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं भाइयों जो अपने को माइंड में रखना है, ठीक है? ओके, उसके बाद कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो आपने देखा। इलेक्टेड मेंबर हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के। इलेक्टेड मेंबर हमारे राज्यों के। ध्यान रखना काउंसिल के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड, ठीक? काउंसिल के लोग आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी होगा, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। काउंसिल क्या होती है? हमारे 6 राज्य हैं जहां पर 2 हाउस हैं, बाई कैमरल, राइट, एक असेंबली और एक काउंसिल। कैसे होता चुनाव मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया चुनाव। अगर चुनाव में कोई डाउट होगा, दिक्कत परेशानी होगी, सुप्रीम कोर्ट है संभालने के। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है चुनाव को नल एंड वॉइड करार करना, अगर कुछ भी पंगा, दिक्कत, दुख दर्द, कष्ट कुछ भी होता है तो। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब इंपीचमेंट होता है, अब इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? इंपीचमेंट का मतलब भाई होता है, व्हाट इज इंपीचमेंट? इंपीचमेंट का मतलब ये होता है आपका कि कैसे हम रिमूव करते हैं दादाजी को, रिमूवल ऑफ दादाजी। अगर प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना है तो वो कैसे होता है, वो चीज भी समझ लेते हैं, और दोनों में डिफरेंस समझ लोगे और बस खत्म। इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो प्रेसिडेंट को कैसे बनाया जाता है, बनाने में वोट कौन कौन देता है वो आपने देख लिया, जनता वोट नहीं करती।
जनता के बिहाफ पर जनता के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए वोट करते हैं। ठीक। ओके। नाउ व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट के बारे में एक चीज ध्यान रखना भैया, कि इम्पीचमेंट आपका, हमारा पहली बात तो मेंशन है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट आपका मेंशन होता है, राइट। इम्पीचमेंट में क्या होता है आपका, जो हमारा पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, जरा समझ लेते हैं। अगर आपको इम्पीच करना है दादाजी को, दादाजी को अगर आपको भाइयों इम्पीच करना है, पहली बात तो वो केवल एक ग्राउंड पर हो सकता है। ग्राउंड का मतलब होता है कि किस विरह पर, क्या किया दादाजी ने। एक दिन ऑफिस नहीं है इसलिए भगा दोगे क्या? नहीं। केवल एक ही ग्राउंड है जिस पर दादाजी को आप इम्पीच कर सकते हो, और वो ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ही ग्राउंड पर आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर ही आप दादाजी को रिमूव कर सकते हो। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यह संविधान में लिखा ही नहीं गया। इट इज नॉट इवन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज को हम संविधान का वायलेशन मानेंगे, यह चीज ही संविधान में नहीं लिखी गई है। ठीक। ओके। तो पहले तो एक ही ग्राउंड है जिस पर आप करते हो, और ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। कैन स्टार्ट इन ईदर हाउस, चाहे लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में करो। लोकसभा और राज्यसभा, एक बार आपने लोकसभा या राज्यसभा में प्रपोजल दिया, उसके बाद आप 14 डेज का नोटिस देते हो दादाजी को। ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपसे, कितने दिन का नोटिस होता है। 14 डेज का टाइम भी तो दोगे बंदे को भाई, कि भाई देखो तुम्हारे अगेंस्ट ये एक आरोप आया है, क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ कहना है आपका। सो 14 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखना, स्पीकर साहब तभी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को अगर कम से कम 1/4 लोग इस चीज के फेवर में हो। मतलब आपके हाउस के 1/4 मेंबर इस चीज के फेवर में हो कि दादाजी को हमको भगाना है। ठीक? तो वो राइटिंग में साइंड हो, राइटिंग में वो देंगे, साइंड होनी चाहिए, सब लिखा होगा अंग्रेजी में, परेशान मत हो, ठीक है। कहने का मतलब प्रोसेस ये है कि आप खाली खाली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनको रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए जिस भी हाउस में प्रपोजल आएगा, उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर जाएं स्पीकर के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास और बोलें कि हमको दादाजी को रिमूव करना है। अगर 1/4 या उससे ज्यादा लोग हैं फेवर में, तभी हो पाएगा। तो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी बैठा होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। 14 डेज नोटिस के बाद फिर इस पर वोटिंग होगी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, और हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, जिसका मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी। बस। ठीक। अगर ये पास हो गया दोनों हाउस से, खत्म, टाटा बाय बाय, प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो जाएंगे। बट आज तक कोई इम्पीच हुआ नहीं है। मजे की बात ये भी है। क्यों नहीं हुआ पता है? गेस करो क्यों नहीं हुआ होगा। भाई इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोकसभा में नंबर किसके पास होगा? लोकसभा में नंबर होगा सरकार के पास। ठीक। तो प्रेसिडेंट, नॉर्मली देखा गया है कि सरकार की मनपसंद का ही बनता है। तो अगर वो सरकार के पसंद का है तो सरकार क्यों चाहेगी इसको गिराना भाई? ऑल दो हमारे दादाजी हैं, हमारे पूजनीय दादाजी हैं, राइट, वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस है कि रियलिटी अलग है और दास्तान कुछ और है ना। तो ये है हमारा इम्पीचमेंट। अब जो मैंने आपको बोला कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करोगे, इसमें वोट कौन कौन करता है, तो ये डिफरेंस समझना कि यहां पर वोट करते हैं इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ
बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो दोनों में अंतर आपने क्या देखा कि यार हमारे इंपीचमेंट और उसमें अंतर क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जब आप दादाजी को इंपीच करने आते हो, रिमूव करते हो, तो रिमूवल में केवल पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा वाले। लोकसभा और राज्यसभा वाले। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन? लोकसभा वाले भी, राज्यसभा वाले भी, स्टेट असेंबली भी, और यूटी में जहां जहां असेंबली है 3 जगह वो भी करते हैं। यहां पर इलेक्टेड वाले भी, इन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड लोग भी हैं जो वोट करते हैं। यहां पर केवल और केवल इलेक्टेड लोग ही हैं जो आपको वोट करते हैं। कहने का मतलब जो लोग आपको बनाने नहीं आते वो आपको गिराने जरूर आते हैं। खत्म। ये डिफरेंस है इंपीचमेंट और इलेक्शन। अच्छे से क्लियर है सभी को? इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की नीड नहीं है, अनलेस आप रेगुलर अगर नहीं हो तो फिर तो कोई, मैं कह नहीं सकता, बट अगर आप हो तो उसके बाद नीड नहीं है। हम्म। श्रवण, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया टॉपिक आपका है प्रेसिडेंट, तो जरा उसी पर रहो। फॉर्मूला है अब्दुल जी वो। शिव जी, इसलिए तो कोई आज तक हुआ नहीं इम्पीच। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? वो सरकार के अगेंस्ट आता है, किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं। बताऊंगा मैं उसको। एक ही चीज है, एक ही सजेशन आपके लिए है कि पॉलिटी ऐसा टॉपिक है हमारा, बिकॉज आप लिंक करके बहुत कुछ पूछ सकते हो। बट अगर हम टॉपिक पर रहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यार पार्लियामेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यार बिल पास कैसे होता है, बिल होता क्या है, कौन होते हैं स्पीकर, कौन होते हैं डिप्टी स्पीकर, कौन होते हैं चेयरमैन, कौन होते हैं। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हो सकता ना, बिकॉज अभी का टॉपिक नहीं है वो। ठीक है। अभी प्लीज फोकस करो स्पीकर पर ही, सॉरी प्रेसिडेंट पर ही। तो ये इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाइयों, और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, वही बात कि जो आपके नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, लेकिन इम्पीचमेंट में करते हैं पार्टिसिपेट। और अगर कहीं पर असेंबली आपकी हमारी डिस्क्वालीफाई है, नहीं है असेंबली, राइट, members cease to be qualified to vote, so the election of a person as president cannot be challenged। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो यूपी की सरकार गिर गई फॉर एग्जांपल, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार यूपी की सरकार तो गिर गई, अब यूपी के जो एमएलए थे उन्होंने वोट देकर बनाया था दादाजी को, तो भाई इलेक्शन वॉइड हो गया, बेकार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। आज की डेट में जहां जहां सरकारें हैं वो लोग वोट करेंगे, जो जो एमएलए हैं, जो जो एमपीज हैं, वो लोग वोट करेंगे। कल के दिन वो गिर जाएं, उनकी सरकार चली जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं। आइए, अपॉइंटमेंट देख लिया आपने, क्वालिफिकेशन क्या होता है? भारत के नागरिक हो। अब ये नागरिकता कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा। 35 साल की उम्र खत्म हो चुकी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राइट। पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है, होना चाहिए, है ना, क्या कहते हो? एमपी और एमएलए में तो होना चाहिए भाई। एमपी और एमएलए में सोचो भाई, कहीं कई 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 जगह 10वीं पास है, कि आप 10वीं पास हो, इतना बड़ा। और ये भी बहुत बड़ी चीज लगती है उनको कि मैं तो 10वीं पास हूं। 10वीं पास रख लिया उन्होंने, है ना। तो बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन दिक्कत की बात भाइयों ये है ना कि ये रूल बनाएगा कौन? ये रूल बनाएंगे आपके एमपीज, और खुद के अगेंस्ट रूल बनाएंगे क्या? हाँ? खुद के अगेंस्ट सोचो, अगर आपको आपको सीडीएस में रूल बनाना हो, तो क्या आप ऐसा रूल बनाओगे कि जीएस का कट ऑफ जो है वो 30 नंबर हो? नहीं बनाओगे ना। कोई नहीं बनाएगा ना, कि एनडीए में भाई ऐसा करो, इंग्लिश में सबके 100 नंबर कट ऑफ होनी चाहिए 200 में से। ऐसा नहीं बना सकते ना आप रूल।
खुद ही नहीं बनाओगे। तो एमपी जो आपके हैं और एमएलए जो राज्यों में हैं, इनके पास इतनी पावर होती है, सोचो, कि अपने रूल खुद बनाते हैं। सैलरी इनको बढ़ानी है, खुद बढ़ा लेंगे। कहते हैं यार आज कुछ करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, लेकर आते हैं एक बिल जो सैलरी बढ़ाने का करे काम, और सैलरी अब बढ़ा लेते हैं खुद अपनी। कहते हैं यार लग रहा सैलरी बहुत कम है क्या एमपी लोग की? कह रहे हाँ। कह रहे काम बहुत करते हैं क्या? कह रहे हाँ। कह रहे एमपी लोग हैं कौन? कह रहे सर हम ही लोग तो हैं। कह रहे अच्छे काम करते हैं, बिल कर लेके आते हैं। बिल ले आएंगे। हो गया। तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी अभी का टॉपिक नहीं है। वही बात है ना, पेशेंस रखो थोड़ा। पार्लियामेंट जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बिल कैसे पास होता है, कौन लाता है, टाइप्स ऑफ बिल से लेकर सब कुछ आप देखोगे। हम्म। इलेक्टोरल बॉन्ड तो यार बिल्कुल सही एग्जांपल है, करेक्ट। बहुत सारी चीजें। इलेक्टोरल कोलेग उस ग्रुप को बोलते हैं तुषार जी, हम लोग उस ग्रुप को बोलते हैं। भैया स्टेट में काउंसिल होने का कुछ फायदा होता है। रोशन जी, अगर एक माँ बाप के दो बच्चे होंगे ना, तो दोनों पर दबाव रहता है। अगर एक बेटा रहेगा तो वो मनमानी करता है, लेकिन अगर दो बेटे रहते हैं तो आप छोटे वाले को बड़े वाले का दिखा के बोल सकते हो कि देखो भाई, भैया ने तो ऐसा कभी जिद नहीं की, तुम जिद काहे कर रहे हो। या बड़ा बेटा भी छोटे वाले पर चेक रख सकता है कि कितना पढ़ाई किया बे आज। समझ रहे हो? ये फायदा होता है मल्टीपल हाउस होने का, कि एक हाउस दूसरे हाउस पर चेक रखता है। एजुकेशन प्लस नो क्राइम। जिस दिन ये रूल आ गया ना, नो क्राइम। सोचो हमारी डिफेंस में जाने के लिए है नो क्राइम, है ना, कोई एफआईआर ना हो, कोई एफआईआर चल ना रही हो। सोचो अगर ऐसा हम लोग कर दें कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए कोई क्राइम नहीं चाहिए, तो भाई कोई कौन जाएगा? फिर तो कोई है ही नहीं जो बचेगा, है ना, सोचो। शायद ही कोई पॉलिटिशियन हो यार, किसी भी पार्टी में देख लो, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बिकॉज हम पॉलिटी पढ़ना शुरू किए हैं आज, यहां पर अपना पर्सनल ओपिनियन जो भी आपका, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज सीखो लाइफ में कि अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरा कुछ और हो सकता है, आपको कुछ और हो सकता है, बट हम दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं अंडर दिस ब्यूटीफुल स्काई, ठीक है। और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के वेल विशर बन सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं स्टिल। आप किसी और पार्टी के सपोर्टर हो, मैं किसी और पार्टी का सपोर्टर हूं, डजन, मतलब डिफरेंस नहीं है कुछ इसमें, ठीक है, सिंपल। आप सपोर्टर भी हो फिर भी हमारा काम है टू क्वेश्चन, ठीक है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, राइट। हमारा काम है। जैसे आप यहां पर आके पढ़ रहे हो, तो भाई मैं आसान नहीं कर रहा हूं तुमको पढ़ाकर, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो मेरा काम है। मैं ना करूं तो दिक्कत है ना। ऐसे ही जो ये नेताजी, आप सोचो, नेताजी लोग क्या करते हैं, पार्क में एक बेंच लगवाते हैं और उसमें लिखवा देते हैं सौजन्य से विधायक जी फला फला। सोचो अगर मैं अब ये करने लगूं, हर स्लाइड में ऊपर लिख दूं क्या, सौजन्य से। हैं? हर क्लास में ऐसे लिखवा दिया करूं क्या स्टार्टिंग में, सौजन्य से अनुराग त्रिपाठी। यही काम है, यही सेम लॉजिक है, तो सेम चीज है। अरे तुम्हारा काम है बे, तुमको पैसा दिया है, टैक्स भर रहा हूं भाई, जीएसटी भर रहे हैं हम, टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, उस पैसे का यूज करो और जरा खर्च करो। लेकिन उसमें क्या है कि आज विधायक जी के साथ विधायक जी का सौजन्य प्राप्त, विधायक जी के सौजन्य से जाने का सुअवसर मिला, है ना, ये सब करते रहते हैं लोग। यूपी बिहार में तो, हमारे यहाँ तो और ज्यादा है भाई, हमारे यहाँ तो एकदम अल्टीमेट लेवल का है। ओके, चलो। सप्रेम हेट। नॉमिनेटेड में लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा दोनों आते हैं। नहीं आर्यन, नॉमिनेटेड का मतलब होता है आपके कि हमारे, आप अगर इम्पीचमेंट की बात कर रहे हो तो केवल और केवल राज्यसभा के लोग, इम्पीचमेंट में केवल राज्यसभा के लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं बस, केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के बस, ठीक है। ओके। रोशन जी डाउट लिख दिया करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउट है, डाउट है लिख दिया करो। तो ये है, बाकी आप मेरे ताऊ फॉर्मर एमपी हैं सही है यार, फिर तो तुम्हें पता ही होगा फिर तो। कहने का मतलब ये है, कोई भी हो, भगवान किसी को नहीं बनाना, ठीक है।
कोई आसान नहीं कर रहा आपके ऊपर। मेरा ये प्रोफेशन है, इट इज माई ड्यूटी कि मैं अपना प्रोफेशन से करूं। कोई नेता है, आप किसी भी पार्टी का हो, A to Z, इट इज हिज और हर ड्यूटी कि वो उस पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक डोमेन में आया है। सिंपल। ठीक है। तो ऐसे ही इसको उतना बड़ा मत बनाया करो कि अरे रोड बन गई। भाई रोड नहीं बनी वो इशू है, हॉस्पिटल नहीं है वो इशू है। और वो आवाज नहीं उठाते बिकॉज आज की पॉलिटिक्स हमारी, आपको पता है किसके अराउंड घूम कर रह गई है ना। और वही जो अंग्रेज करते थे वही आज के नेता कर रहे हैं, आपको पता है अच्छे से। क्योंकि फिर काम पे बात करना पड़ेगा। हर पार्टी की बात है, ऐसा कुछ नहीं कि एक पार्टी में बात कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात। क्योंकि हर पार्टी की बात इसलिए है बिकॉज राज्यों में सरकार अलग अलग पार्टीज की है ना, देखो। राज्यों में भी सरकार तो अलग अलग पार्टी की है, राइट। तो कहने का मतलब जितने हैं, और ये ना बाहर से आपको लगता होगा कि यार ये लोग दूसरे दूसरे पार्टी में हैं, अंदर सब मिले होते हैं यार, समझे। अलग इनकी चल रही होती है। तो इनके लिए रिश्ते अपने ना खराब करो, ठीक है। और लॉजिक लेके आओ लाइफ में, बस ये। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, राइट भाई। ना मेरे ना किसी और के। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो, या ब्लाइंडली वो नहीं करना भाई, ठीक है। लॉजिक, कि कुछ भी कोई चीज बोल रहा है उसमें समझो कि यह सही भी है नहीं है, फर्जी फेंक रहा है, ठीक है। चलो, ओके। सो क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो हमारे दादाजी, 35 साल की उम्र कंप्लीट हो, मेंबर ऑफ लोकसभा होने की काबिलियत हो, मतलब ये जब मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप जानोगे मेंबर ऑफ लोकसभा कौन बन सकता है, ठीक है। नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर एंड एज प्रपोजर एंड 50 एज सेकेंडर। ये क्या होता है भैया, एक यार आपकी वो होती है जमानत। अब जैसे मान लो तुम्हारा भी मन कर जाए तो कि हम भी लड़ेंगे चुनाव, हम भी लड़ेंगे चुनाव, हमको भी बनना है प्रेसिडेंट। जोश जोश में मान लो तुम्हारा मन कर जाए किसी दिन, तो भाई तुम्हारा मन ना करे उस चीज को डिस्करेज करने के लिए सरकार ये भी कोशिश करती है, राइट, कि भाई अगर आपको खड़ा होना है चुनाव में प्रेसिडेंट के, तो कम से कम 50 MP आपके फेवर में हो, और उनको सपोर्ट कर रहे हो कम से कम 50 और लोग, मतलब कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए। कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट भाइयों आपको चाहिए ये काम करने के लिए, ठीक है। कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए ये काम को अंजाम देने के लिए, वरना तो कोई भी खड़ा हो जाता ना इलेक्शन में, सोचो। ऑल्सो ये 100 लोग के सपोर्ट के अलावा 15,000 रुपए का आप एक बॉन्ड साइन करते हो आरबीआई के साथ, राइट, जिसमें ये बताते हो कि अगर मुझे 1/6 वोट से कम मिलेगा तो मेरा पैसा वापस मत करना। इसको बोलते हैं जमानत। आपने न्यूज में सुना होगा कई बार कि जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब होता है किसी चुनाव में अगर 1/6 से वोट कम मिलते हैं तो उसको उसका उसका मतलब होता है जमानत जब्त हो गई। आई ओथ कौन दिलाता है? स्टिकर बढ़िया है ना। ओथ्स आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब दिलाते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो दिला देगा, राइट। कंडीशंस क्या है? नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप MP MLA कुछ रहे हो और अगर आपको दादाजी का चुनाव लड़ना है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अभी जो टर्म हमारा होता है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, ये बड़ा ध्यान रखना। क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप किसी ऐसे पद पर आसीन ना हो जिसका आप दुरुपयोग कर पाए। मतलब सरकार के अधीन आने वाले किसी ऐसे पद पर ना हो जिसका आप यूज करके फाइनेंशियल गेन कर पाए, जिसका आप यूज करके इलेक्शन में मिसयूज कर पाए बेसिकली। ठीक। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2006 की बात है। 2006 में जया बच्चन जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 2006 में भाइयों क्या हुआ, जया बच्चन जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था राज्यसभा MP से, क्योंकि वो यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन थी उस टाइम पर। यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में शायद किसी पार्टी की सरकार थी जिस पार्टी में वो आती थी,
और उस पार्टी की सरकार में वो यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में हेड थी, और वो हेड रहते हुए वो चुनाव जीत गई एमपी का, और उन्होंने वो पद खाली नहीं किया था। इसी को हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आप डीएम हो, आप एसडीएम हो, आप किसी सरकारी पद पर हो, किसी पोस्ट पर हो, और वो पद छोड़े बिना आप चुनाव लड़ जाते हो और जीत जाते हो, पहुंच जाते हो, इसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राइट? यही नहीं, इससे बड़ा केस बताऊं। 2018, 2018 में आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए को एक्यूज किया गया था कि उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन को नामंजूर किया था। इनके ऊपर आरोप क्या थे? इनके ऊपर आरोप थे कि ये लोग मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज में काम करते हैं। कहने का मतलब इनके पास भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। राइट? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ध्यान रखना है। राइट? कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम किसको मानते हैं? कि आप ऐसे किसी पद पर हो जिसका आप मिसयूज कर पाओ, डीएम एसडीएम से लेकर ऐसे किसी पद पर। राइट? अच्छा, एक और चीज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको हम नहीं मानते? कोई बंदा अगर मिनिस्टर है, कोई बंदा अगर सीएम है, गवर्नर है, पीएम है, इनको हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते। ये एग्जेम्प्टेड है। सर्टेन ऑफिसर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा भाषा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि यार, सोचो, डीएम का काम होता है ना इंश्योर करना कि इलेक्शन सही से हो रहा है और खुद ही तुम डीएम हो, खुद ही चुनाव लड़ रहे हो एमपी का, तो ये तो भाई दिक्कत की बात हो गई ना। तो ये ध्यान रखना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या होता है। तो वही कह रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कोई। सैलरी वगैरह डिसाइड आपकी पार्लियामेंट ही करती है। राइट? और एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। कहने का मतलब, अगर भैया बीच में सैलरी आप इनकी कम नहीं कर सकते हो। ओके? नौकरी से पहले ही, मतलब इनको अपॉइंट करने के पहले अगर कम किया है तो ठीक है, लेकिन बीच में कम नहीं होगी। व्हेन आई एम अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, ये गवर्नर के बारे में बात है। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इट इज ट्रू फॉर गवर्नर ऑल्सो। ठीक है? इट इज फॉर बोथ सीएम, इट इज फॉर बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। जब भी गवर्नर के पास एक और राइट होता है कि गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर एक साथ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर राज्य के एक गवर्नर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक गवर्नर मल्टीपल राज्य के गवर्नर है। तो ऐसे केस में सैलरी उनको दोनों राज्य मिलकर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दोनों राज्यों की सैलरी मिलेगी, नहीं, मिलकर सैलरी डिवाइड करके देते हैं। बाकी प्रिविलेज वगैरह आप देख सकते हो कि इनको इम्यूनिटी होती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। राइट? इम्यून होते हैं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट नहीं होगी। इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट हैं। यू कैन नॉट अरेस्ट देम। सिविल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल केस और सिविल केस में अंतर हमारे होता है। राइट? सिविल केस और क्रिमिनल केसेस में हमारे अंतर होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया। ठीक है? किसी का मर्डर करना हो गया, तो मर्डर इज क्रिमिनल केस। सिविल केस क्या हो गया कि अब मान लो संस्थाओं के बीच में डिस्प्यूट, राइट, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, डिवोर्स केस सिविल केस है, डिफमेशन सिविल केस है। राइट? लेकिन क्रिमिनल केस क्या होगा? क्रिमिनल केस किसी का मर्डर करना, राइट, और भी जो भी आपके हीनियस क्राइम्स हैं, चोरी, ध्यान रखना, चोरी इज क्रिमिनल, थेफ्ट, मर्डर, ये दोनों हमारे होते हैं क्रिमिनल केस। सो दादाजी के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हो। वो भी आपको 2 महीने का भाइयों नोटिस देना होगा। इतनी सी बात। टर्म होता है 5 साल का। अगर इनको रिजाइन करना है तो रिजाइन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट साहब को कितने बार भी बन सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अभी आपके ट्रंप जी बने हैं हमारे, ट्रंप से आप याद क्या करोगे भाइयों? ट्रंप से अपन रिलेट करेंगे क्या?
ट्रम्प से हम लोग ग्रेड करेंगे कि ट्रम्प हमारे मैन, टाइम्स पर्सन ऑफ द, टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। ट्रम्प 2 बार बन चुके हैं ना, अब नहीं बन पाएंगे। तो अमेरिका में लिमिट है कि कोई बंदा 2 बार ही बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। भारत में कितनी बार भी आप बन सकते हो। ठीक है। होल्ड करते हैं ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर। कहने का मतलब है अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं टर्म के, फिर भी जब तक नया बंदा चुन के नहीं आ जाता, वही बात है ना कि गैप नहीं रहेगा। इंटरेग्रम का मतलब होता है गैप, कि सरकारी बॉडी पर गैप नहीं होगा, ऐसे पद पर गैप नहीं रहेगा। ओके। तो 5 साल रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा है कि यार कोई बंदा है जो कि अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया है, तो कंटिन्यू करेंगे जब तक नया बंदा अपॉइंट होकर नहीं आता। और एग्जाम्पल है कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे 2 बार इलेक्ट हुए थे। ये इम्पीचमेंट है जो मैंने आपको बताया था, कि अब ये वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना जो मैंने आपको हिंदी में समझाया था। ये डिफरेंस की इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन आपके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करता है। चलो यहां से कल से पढ़ेंगे कि वीटो पावर्स क्या होते हैं। राइट। ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया से। तो मजा आया है, इजी लगा होगा एकदम। सवाल डायरेक्ट भी बन जाएंगे, कुछ भी इनडायरेक्ट हाई लेवल, तुम्हारे सीएससी तक के लेवल तक की चीजें पढ़ोगे आप। ठीक है। विद पीवाईक्यूज हम सीएससी तक की करेंगे। एक बार ऊपर ऊपर से एग्जांपल दे दो तो डीएम वाला एग्जांपल ही तो है भैया। गूगल बना लेते हो क्या मुझे? गूगल करो जितना मन है, जितना ढूंढना है। इम्पीचमेंट, हाँ वो तो पढ़ेंगे, कौन से देश से लाया गया ना, वो सब तो बात की बात है। अभी तो आज, आज तो हमने बेसिक स्टार्ट किया ना। लेकिन अभी जब ये मोमेंटम पकड़ लेगा तो फिर मस्त कहानी की तरह आप सुनोगे इसको, कहानी लगेगी। तो कल इसको खत्म कर देंगे। ऐसे कल तो, अच्छा हाँ, कल तो वो है, एक सेकंड अभी फिर से अगेन, कल सुबह जितने भी लोग आप यहां पर हो, टाइम का पता ही नहीं लगा। सिविक्स पहली बार पढ़ रहे हो, ट्रस्ट में, इससे आसान कोई वो नहीं है। आपको कोई भी और बुक फॉलो करने की नीड नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा काम यहां पर यही है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इसकी बाद में जाकर, शॉर्ट नोट्स। और अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कहानी लगे। तो दोनों काम मेरा है, वो मेरा काम है यार, आई डू दैट। आपका काम है रिवीजन करना, आपको जैसा अच्छा लगता है आप करो। कल कुछ भी हो, राइट, 26 जनवरी है परसों, कल कृपया सुबह अवेलेबल रहें। ठीक है सब लोग, फुल टेस्ट है हमारा, फुल मॉक है, कल सुबह आ जाएंगे क्लास में। क्लास में आकर मैं सामने खड़ा मिलूंगा आपको, आपके सामने, और मेरे सामने आप करेंगे। ख्याल रखिए अपना। 7:36 हो गए हैं। चलो ध्यान रखो, मैं स्लाइड भेज दूंगा। मौज करो, खुश रहो, टेक केयर।